Assalamualaikum. So, continuing the topic agriculture, class 8th. We are today we are discussing some types of agriculture. First one is the which we read in the class 8th, primitive subsistence farming. First type of the agriculture is primitive subsistence farming. Primitive subsistence farming. What is primitive subsistence farming? Primitive subsistence farming क्या होती है? Primitive subsistence farming होती है. It is done on small land. एक छोटे से ज़मीन पे होता है. Primitive tools. इसमें primitive tools यूज़ हो जाते हैं. प्राइमरी टूल्स में से इसमें हाउ डिगिंग स्टिक्स एंड डाउ यूज़ हो जाते थे. तो ये डिपेंड करता था ऑन द मानसून, कैसा किस तरह का मानसून था, किस तरह का क्लाइमेट था, किस तरह के नेचुरल फर्टिलिटी थी इस लैंड में, नेचुरल फर्टिलिटी किस तरह की नेचुरल फर्टिलिटी थी. तो और दूसरे जो अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस थे, इस पे ये डिपेंड करता था. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग सिंपली हम कहेंगे कि ये वो फार्मिंग थी जिसमें बहुत सारे चीज़ें जिसमें बहुत सारा मतलब क्लाइमेट के बारे में हमें पता चलना था कि कौन सा क्लाइमेट किस पे डिपेंड करता है. नेचुरल फर्टिलिटी कैसे बनती है, ज़मीन की नेचुरल फर्टिलिटी खुद ही बन जाती है, नेचुरल फर्टिलिटी खुद ज़मीन में बन जाती है. और किस तरह के अदर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती थी, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट किस तरह से चेंज हो जाता था. तो ये चीज़ें हमें इसमें याद रखने हैं. इसके बाद और एक टाइप आता है जिसको हम कहेंगे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर किसको कहेंगे? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर सिंपली हम कहेंगे इससे ये एक शिफ्टिंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन था. यानी शिफ्टिंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन, शिफ्टिंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन, एक शिफ्टिंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन था. स्लैश एंड बर्न फार्मिंग क्या था? एक्चुअली जो लोग जंगलों में रहते थे, जो आदिवासी थे या जो जिनको हम ट्राइबल्स कहते थे, तो जो ट्राइबल पीपल थे, वो पहले क्या करते थे, वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे वो पहले स्लैश और बर्न करते थे. जो भी वहाँ पे एग्रीकल्चर था उसको स्लैश एंड बर्न करते थे. उससे क्या हो जाता था, उससे फर्टिलिटी बढ़ जाती थी. यानी ज़मीन में उससे फर्टिलिटी बढ़ जाती थी. यानी फर्टिलिटी बढ़ जाती थी, उससे फर्टिलिटी बढ़ जाती थी, ज़मीन में फर्टिलिटी बढ़ जाती थी. उसके बाद क्या करते थे, ये फिर अनटिल्ड वहीं पे रखते थे. अनटिल्ड यानी इस ज़मीन को अनटिल्ड छोड़ देते अनटिल्ड छोड़ते थे. क्यों छोड़ते थे अनटिल्ड? क्योंकि जब तक जो ये स्लैश एंड बर्न फार्म था, जब तक ये फिर से अपनी मतलब फर्टिलिटी में नहीं आती थी, जो ये ज़मीन अपनी फर्टिलिटी में दोबारा नहीं आती थी, तब तक ये इस पे एग्रीकल्चर नहीं करते थे. ये शिफ्ट हो जाते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो फिर से ये कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद फिर वापस आ जाते थे और फिर से इस ज़मीन में एग्रीकल्चर स्टार्ट करते थे. इससे कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और स्लैश एंड बर्न फार्मिंग ऑफ एग्रीकल्चर. इसको हम सीधा कहेंगे ये शिफ्ट एक किस्म का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है. उसके बाद क्या है, उसके बाद और एक टाइप है जिसे हम इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग कहेंगे. इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग कौन सी फार्मिंग होती है? इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग होती है ये डन होता है, इट इज़ डन ऑन लैंड ऑफ हाई पॉपुलेशन. इट इज़ डन ऑन लैंड ऑफ हाई पॉपुलेशन. यानी जहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन होता था, तो वहीं पे ये इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग वहीं पे हमें दिखाई देता था. तो इसमें क्या था, हाई हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजर्स, हाई डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर डोजेज, जो ऐसी डोजेज है ये यहाँ पे, हाई डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड. यानी जो अच्छे अच्छे किस्म के फर्टिलाइजर्स हुआ करते थे, वो इस इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में यूज़ हुआ करते थे. यानी बहुत अच्छे डोजेस करते थे ये. चाहे वो ज़मीन जिसमें हम ये पैडी फील्ड होता है, चाहे वो पैडी फील्ड हो या कोई और फील्ड हो, जहाँ पे ये क्या करते थे, इसमें इसमें ये हाई डोज इस्तेमाल करते थे. यानी फर्टिलाइजर्स के हाई डोज इस्तेमाल करते थे, यानी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स इसमें इस्तेमाल करते थे ये. इरिगेशन मेथड्स आर आल्सो यूज्ड टू ऑब्टेन हायर यील्ड. यानी जो हायर यील्ड था, हायर यील्ड के लिए इरिगेशन मेथड्स अडॉप्ट करते थे इसमें. इसमें नए नए टाइप के यानी इरिगेशन फैसिलिटीज़ देते थे. यानी प्रॉपर चैनलाइज सिस्टम हुआ करता था, चैनलाइज सिस्टम हुआ करता था इसमें. यानी इरिगेशन फैसिलिटीज़, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ देते थे इन लैंडों में. इससे क्या हो जाता था, इससे
जो ये फसल था बहुत ही ज़्यादा, जो ये जो भी फूड था वो बहुत ही अच्छे तादाद में निकलता था। तो जो ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हाई यील्डिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स HYVS हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो था, ये क्या था, ये तभी निकलता था जब अच्छे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी हुआ करती थी, जब अब हम प्रॉपर डोजेस करते थे, फर्टिलाइजर्स के प्रॉपर डोजेस करते थे, जो लैंड था ऑन द बेसिस ऑफ हाई पॉपुलेशन, जिसमें मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ करती थी लेकिन ज़मीन कम होता था। पॉपुलेशन ज़्यादा, ज़मीन कम, उस कम ज़मीन में उस ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए मतलब बहुत सारा मतलब फूड निकालना था। तो इससे हमें वो कैसे हुआ करता था, वो इसी चीज़ से होता होता था कि हम इसे प्रॉपर डोजिंग करें, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, प्रॉपर केमिकल यूज़ करें, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ उसमें प्रोवाइड करें, तो उसमें उससे हमें फिर उससे फ़ायदा मिलता था। इसके बाद क्या है, ये आप इस तरह से भी देख सकते हो, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग यानी डन ऑन हाई लैंड ऑफ हाई पॉपुलेशन। ये वो लैंड थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन था। High doses of fertilizers are used. Irrigation methods are also used to obtain higher yield. उसके बाद क्या है, उसके बाद और एक टाइप है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता था, कमर्शियल फार्मिंग कौन सी फार्मिंग हुआ करती थी, कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, कमर्शियल फार्मिंग डन ऑन लार्ज स्केल और फॉर प्रॉफिट, एरिया फॉर प्रॉफिट, डन ऑन लार्ज स्केल एरिया फॉर प्रॉफिट। यानी कमर्शियल सीधा हम कहेंगे ये वो एरिया था, ये वो लार्ज स्केल एरिया था जहाँ पे वो जहाँ पे प्रॉफिट के लिए छोड़ा जाता था। जैसे हमें यहाँ पे एप्पल ट्रीज होते हैं। एप्पल ट्रीज किस लिए होते हैं हमें वहाँ पे, वो क्या है, वो कमर्शियल फार्मिंग है, क्योंकि उससे हमें फिर मतलब वो जो एप्पल्स होते हैं हमें, वो हम बेचते हैं, तो वो हमें कमर्शियल यूज़ के लिए हमें मदद देते हैं। इसी तरह से मॉडर्न इनपुट्स आर यूज्ड लाइक HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये मॉडर्न इनपुट्स है, क्योंकि कमर्शियल फार्मिंग में हम मॉडर्न मॉडर्न तरीके हम इसमें यूज़ करते हैं। क्यों इसमें मॉडर्न तरीके यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जो भी मतलब वो जो भी फसल है वो ज़्यादा निकले, यानी इसलिए हमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करने हैं। वो सीड्स जो बहुत ही अच्छी वैरायटी में होंगे, जो अच्छे क्वालिटी में होंगे। फर्टिलाइज़र्स इसमें यूज़ करने हैं, और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने हैं, बेस्ट पेस्टिसाइड्स यूज़ करने हैं इसमें। जैसे एग्जांपल इसने दिया है, प्लांटेशन, ए सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑफ टी इन आसाम एंड कॉटन इन कर्नाटका। जो इसने प्लांटेशन के बारे में दो एग्जांपल दिए है। एक तो वो सिंगल क्रॉप जो आसाम में टी निकलता है, वो हाई यील्डिंग सीड में आता है। कॉटन जो कर्नाटका में यूज़ होते हैं आजकल, तो वो भी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड में आते हैं, क्योंकि उससे हमें फिर क्या मिलता है, उससे हमें फ़ायदा मिलता है। तो उसके बाद हमें यानी ये था, these are the types of एग्रीकल्चर। उसके बाद क्या हमें पढ़ना है, उसके बाद सीजन्स के बारे में थोड़ा अगर हम जानेंगे। जैसे सीजन, दो सीजन होते हैं यहाँ पे कश्मीर में, मतलब कश्मीर में ही नहीं, पूरे इंडिया में दो सीजन होते हैं, रबी सीज़न, खरीफ सीज़न। रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, कौन कौन से रबी क्रॉप्स होंगे, कौन कौन से खरीफ क्रॉप्स होंगे। यानी रबी क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप होता है क्रॉप्स आर सोन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। यानी रबी क्रॉप वो क्रॉप है जो हम लगाते हैं अक्टूबर से दिसंबर तक। क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बिटवीन अप्रैल एंड जून। जो ये क्रॉप्स हैं, ये हम अप्रैल और जून में इसको हार्वेस्ट करते हैं, इसको काटते हैं अप्रैल और जून में। ये इसको कहेंगे हम, ये रबी क्रॉप है, दीज आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से क्रॉप्स हम रबी क्रॉप में लगाते हैं, कौन कौन से क्रॉप हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। वीट है, बार्ले है, पीज है, ग्राम है, मस्टर्ड है। दीज आर द क्रॉप्स विच वी यूज्ड in the rabi crop, in the season of rabi crop from October to December, which we are sown in the October and December and harvested in April and June. तो उसके बाद खरीफ क्रॉप क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स
क्रॉप्स आर सोन एट द ऑनसेट ऑफ मानसून सीजन, यानी क्रॉप्स जो है ये वो क्रॉप्स है जो जब मानसून लगता है उसी मानसून सीजन में हम इसको लगाते हैं। क्रॉप्स आर हार्वेस्ट बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर, ये सितंबर अक्टूबर में हम हार्वेस्ट करते हैं। ये वाली क्रॉप्स हम सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट करते हैं। जैसे हमें आज यहाँ पे ऑलरेडी राइस तो लगाया हमने, उसको हम अक्टूबर, यहाँ मेज़ लगाया, उसको हम अक्टूबर में सितंबर अक्टूबर में उसको हम काटेंगे। एग्जाम्पल क्या है, राइस है, मेज़ है, जवार है, बाजरा है, उर्द है, मूंग है, अरहर है, जूट है। These are the etc. These are the some crops which we used in the खरीफ crop, which we used in the खरीफ crop, जो हम खरीफ क्रॉप, जिसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। उसके बाद और एक क्रॉप है जिसको हम ज़ैद क्रॉप बोलेंगे। ज़ैद क्रॉप क्या होता है, ये दोनों के दरमियान होता है, यानी रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप इन दोनों के समर्स के दरमियान होता है ये ज़ैद क्रॉप। एग्जांपल, जैसे हम इसमें ककम्बर लगाते हैं, वाटरमेलन लगाते हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं, ये इन दोनों के दरमियान, यानी ना ये खरीफ क्रॉप में आता है ना ये रबी क्रॉप में आता है, इनके दोनों के बीच में, बिटवीन 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 द रबी एंड खरीफ क्रॉप्स इन समर सीजनल्स, ये इसमें हम लगाते हैं। तो ये टॉपिक था आज का टॉपिक ज्योग्राफी का। इसके बाद हम फिर नए टॉपिक पे आ जाएंगे।